गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कोमल जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आंचल जी, वैभव जी। गुड आफ्टरनून रोहित जी। गुड आफ्टरनून सर। काम हो गया? सर शाम तक हो जाएगा, मैं शाम तक ग्रुप में डाल दूंगा। तबीयत ठीक नहीं है सर। ओहो, क्या हुआ? बुखार सर। अरे सुबह नॉर्मल है? क्लास में किया था तब से बुखार चढ़ा हुआ है। नहीं काम मैं कर दूंगा सर, काम तो मैं कर दूंगा सर। सुबह क्लास के बाद आया था तब से बुखार चढ़ रहा है। गोली ले ली? यस सर। कौन दवाई सी? भी लिया है, क्रोसिन। हाँ क्रोसिन ले ले, पानी पी। यस सर। और थोड़ा सोशल आइसोलेशन रखो। यस सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू गेट वेल सून। थैंक यू सर। तो आज आपको कम प्रश्न पूछे जाएंगे, कम परेशान करेंगे। सर नो वीडियो। हाँ आपकी वीडियो क्या कह रहे हो? मुझे ये बताइए, जो क्वेश्चन डाले गए थे वो करे? किसी ने पढ़े? यस सर। राजीव, यस सर। तो क्या लगा राजीव, जल्दी से बता दे 2 मिनट में। सर जो ब्रिटिशर्स पावर थी, जोर से हाँ। तो सर वो स्टार्टिंग से बताऊं या फिर मतलब बीच में से या कहीं से भी? भाई अभी तो क्या है ना, तुम नर्सरी में हो, तो नर्सरी का बच्चा स्कूल में सब कुछ करता है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। क्या? कुछ नहीं कहा जाता सर। हाँ, नर्सरी का बच्चा है, पानी भी पी सकता है, पोटी भी कर सकता है, रो भी सकता है, माँ बाप को भी याद कर सकता है, टीचर के ऊपर वो जो है टॉयलेट भी कर सकता है। तो तुम लोगों की हालत वही है फिलहाल। तो कुछ भी कर लो, पर कुछ कर लो। हैं? यस सर। वो गाना सुना है ना, कौन सा? कुछ कर ले, कुछ करिए, है ना? हाँ जी सर। सुना है ना, कुछ करिए गाना है कि नहीं ऐसा कोई? हाँ सर सुना है, सुना। हाँ अब है वही सर। वही है, बस कुछ करिए कुछ करिए। चक दे इंडिया का सर। अच्छा, चक दे इंडिया का है। ओके, थैंक यू। मुझे ये नहीं पता, पर मेरे को अचानक से तेरे से बात करके याद आया कि कुछ करिए कुछ करिए, नस नस में भरिए, ऐसे करके कुछ है ना। हाँ जी सर। ओके, तो बताइए जल्दी, 2 मिनट में समझ आया क्या हो रहा है? क्योंकि सर देखो, अवध बिना तुम्हारे समझे और बिना तुम्हारे करे कुछ नहीं होने वाला। यस सर। हाँ, मेरे कथक करने से तुम्हें कथकली नहीं आएगा। बोलो। सर जो अवध का नवाब था, जो अवध का नवाब था ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल था सर। लेकिन हाँ, जो ब्रिटिशर्स थे, बोलो बोलो हेलो, बोलो। हाँ, सुनता जा रहा हूँ मैं, बोले जल्दी। जो ब्रिटिशर्स थे सर, हम्म। तो जो वहाँ का सिग्निफिकेंट था ना सर, जो वाजिद अली शाह था नवाब, हाँ हाँ उसको ब्रिटिशर्स ने सर अपने अंदर मतलब करके उसको वहां से भेज दिया। हाँ, ठीक है। तो 12 लाख का क्वेश्चन। पेंशन रेवेन्यू देकर। हाँ, क्या देकर? 12 लाख रुपए का सर पेंशन। चलो जो भी है, आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है जब तक पीसीएस नहीं दे रहे हो। ओके सर। हम्म। तो फिर सर आगे 13 फाइव 1856 को 1856 को हाँ अवध को एनेक्ट किया गया सर, ब्रिटिश हाँ एम्पायर। उसके बाद सर जो नवाब वाजिद अली साहब था, हाँ वो कलकत्ता भेज दिया गया था। वो हाँ, मतलब उसी में बिल्कुल। भी। उनको एग्जाइल कर दिया गया उनको, ठीक है। यस सर। जो इसके बाद हाँ जो तल्लुकदार थे, हाँ, उनके बीच में सर एक जो उनकी जमीनें थी, सारी चीज सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। उनके जो किले थे बिल्कुल ले लिया सरकार ने। हाँ हाँ हाँ, मतलब उनको अपने अंडर ले लिया सर, सब सारी चीजें। बिल्कुल। हाँ, कमीशन था एक। हाँ। फिर सर उसके बाद रिवोल्ट शुरू हुआ था हाँ 1857 में, हाँ जिसमें कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कुछ लोग थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को करना पड़ा, लेकिन उस सिर्फ अपने उसके लिए कि भाई हमारी शौर्य है, मतलब हमारा नाम मिट्टी में नहीं मिल रहा है, इसकी ठीक बात है, वजह ठीक बात है। रानी लक्ष्मीबाई को भी इसमें रिवोल्ट में लेना मतलब आना पड़ा। हम्म।
क्योंकि उसके एम्पायर को भी जो उसका किंगडम था उसको भी नेक्स्ट किया जा रहा था और काफी इम्प्रेस भी किया जा रहा था उस टाइम पर। हम्म तो सर उसके बाद जब इनकी जो ये वॉर थी इसमें बिल्कुल हार गए थे सारे, जी। क्योंकि सबकी अलग अलग इच्छाएं थी, सबके अलग अलग अपने मंसूबे थे कि भाई मेरे को ये हाँ करना है, तो मेरे ये को नहीं, आप इससे कंक्लूजन पे क्या आ रहे हो? सारी चीजों में सर। हाँ, 2 लाइन में अगर बताओ तो। तो उसमें सर मैं ये एक तो जो फिर उसके बाद रिवॉल्ट में सर जो उससे र्यूमर्स शुरू हुए थे ओके। 1857 में जो र्यूमर्स शुरू हुए थे, और वो एक दूसरा सिलसिला शुरू हुआ था पेंटिंग्स का और कॉमिक्स का। हाँ, वेरी गुड। ओके। उसमें वो दिखा रहे थे कि भाई हमारे मतलब ब्रिटिशर्स जो अपने आप को ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर दिखा रहे थे, वो जो हिंदुस्तानी है वो रिबेल्स के बहकावे में ना आए, उनकी मतलब ऐसी कोई भी वो चीज ना करे। तो सर ये र्यूमर्स तक का बिल्कुल एंड ऑफ द पॉइंट था। ओके, थैंक यू वेरी मच राजीव जी। और किसी को कोई बात शेयर करनी है तो राजीव जी, अब वो जो 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं ना, 7-8 क्वेश्चन जो हैं, हाँ जी सर। अब आप अपने आंसर लिख के मैडम को दे देना, जो ग्रुप में मैडम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ओके या आप शशांक जी को दे दीजिए। ठीक ओके है, सर। कुछ भी ओके करिए दीजिए, जैसे रोहित जी दे रहे हैं या बाकी हो रहा है। थैंक यू। एनीवन एल्स वांट टू से एनीथिंग? किसी को कुछ कहना है? वैभव जी, भूपति जी? नहीं सर। तो भाई हम आज बात उसी की करेंगे जो ये बात कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे अपराइजिंग स्टिल 1857, फिर हम बात करेंगे अगर हमारे पास समय है तो अपराइजिंग बियॉन्ड 1857। ठीक है जी? हाँ, ओके। So whenever we talk about uprisings, in India before the revolt of 1857, uprisings in India before the revolt of 1857. तो क्वेश्चन है, पहली बात तो ये उठती है, आ रहा है जी, स्क्रीन आपको दिख रहा है? अपराइजिंग्स, स्क्रीन क्यों नहीं शेयर होगा? स्क्रीन शेयर हो रहा है लेकिन देखा, देयर वाज सम प्रॉब्लम। तो पहली बात है कि अपराइजिंग्स, तो ये अपराइजिंग क्यों कहते हैं भाई इसको? व्हाट डू यू मीन बाय अपराइजिंग हियर? अपराइजिंग, वी कॉल देम अपराइजिंग्स। सर ओके, राइज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो राइज हो रहे हैं, नहीं सर बढ़ रहे हैं, मतलब अपनी चीजों के हिसाब से। ऊपर उठ रहे हैं बेसिकली, वो आप ये कह रहे हो? क्या हम इनको कह सकते हैं रिवोल्ट बिफोर 1857? यस सर। कह सकते हैं। क्या हम इनको कह सकते हैं देवर ग्रास रूट मोबिलाइजेशंस? कह सकते हैं
ग्रास रूट मोबिलाइजेशन कह सकते Yes, हैं, sir. कह सकते हैं, ठीक है जी। क्या हम इन्हें कह सकते हैं पॉपुलर रिवोल्ट्स? हाँ, Yes, sir. क्या रिवोल्ट्स कभी अनपॉपुलर भी होते हैं? अनपॉपुलर रिवोल्ट को क्या कहोगे आप? एक वर्ड बताओ, गिव मी वन वर्ड फॉर अनपॉपुलर रिवोल्ट। बोलिए। सो वी कैन से कूप, सुना है आपने? कूप सर। तख्ता पलट, हाँ? तो कूप जनरली इट इज अनपॉपुलर। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इट इज जनरली अनपॉपुलर। ओके, और हम क्या कह सकते हैं इसको? पॉपुलर रेजिस्टेंसेस कह सकते हैं। काया पलट भी हो सकता है। काया पलट तो यार एक ड्रामेटिक शब्द है। काया पलट हो सकता है लेकिन वो ड्रामेटिक शब्द है। क्या है वो? ड्रामेटिक शब्द। हमें ड्रामेटिक शब्दों से दूर रहना है, हाँ? ओके हाँ, और बताइए और क्या हो सकता है? सर, इसी का कूप का अगेंस्ट या फिर ऐसे बोलते जाइए, क्योंकि आप अगर बोलोगे नहीं तो मतलब इन द सेंस आप अगर समझ नहीं पाओगे तो कभी आंसर तो लिख ही नहीं सकते, भूल जाओ, आंसर तो कभी हो ही नहीं पाएगा। पॉपुलर रेजिस्टेंस। और कोई वर्ड बताइए मुझे, आपके माइंड में आ रहा है तो। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, वर्ड की बात कर रहा हूँ। पॉपुलर रेजिस्टेंसेस, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, रेडिकल मूवमेंट्स थी ये अपने आप में इन जनरल। Yes, sir. दे वर रेडिकल मूवमेंट्स इन जनरल। Conservative idea. कंजर्वेटिव आइडियाज, यस। दे पेट्रोनाइज कंजर्वेटिव आइडियाज और दे वर अगेंस्ट कंजर्वेटिव आइडियाज। हाँ, they patronized conservative ideas or they were against they were against conservative ideas? Or they patronize. They patronize, yes, they patronize conservative ideas. That means ये रिवोल्ट क्या थे? ट्रेडिशनल आइडियाज को प्रिजर्व करना चाहते थे। they were looking forward to preserving traditional structure। ठीक है जी। तो हम इनको ये सारे शब्दों से कहते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स। अच्छा ये बताओ, इफ आई से ब्रिटिश पॉलिसी इंपैक्टेड all sections of Indian society equally, No, sir. true or false? False. False. Which, if I say which section got impacted badly first? Peasants and tribals. Peasant. Peasant. Tribal. Peasants and tribals, yes। यस कुलदीप जी, आप ठीक से फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लिख भी रहे हैं। थोड़ा हम लोगों को अंग्रेजी पे थोड़ा वर्क करना होगा ताकि हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, उसके लिए थोड़ा फोकस की जरूरत है, बाकी हो जाएगा। So peasants and tribal people are saying they were the first one to be impacted। तो क्या नॉर्थ इंडिया इंपैक्ट होगा पहले? Will North India be impacted? यस सर। नॉर्थ इंडिया पहले कैसे हो जाएगा भाई राजीव? नॉर्थ इंडिया में कौन से ट्राइबल हैं? हैं? और ब्रिटिश रूल पहले नॉर्थ इंडिया में आ रहा है? पहला इंपैक्ट कहां होना चाहिए? बंगाल सर। बंगाल होना चाहिए पहला इंपैक्ट। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जब ये पहली बार यहाँ कंट्रोल पहले हो रहा तो रिवोल्ट कहां होंगे पहले? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और उसमें भी पहले क्या होगा? ट्राइबल। यस सर। ट्राइबल प्लस विलेज लाइफ। ठीक है जी, ट्राइबल प्लस विलेज लाइफ। अब अगर हम कहें
ट्राइबल रिवोल्ट्स इंडिया में शुरू होते हैं बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857, तो हम कहाँ चले जाते हैं? वी गो टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश बियॉन्ड ट्रेडिंग पावर। जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश एज मोनोपोलाइजिंग पावर, व्हेन इट इज एक्वायरिंग टेरिटरी, देन ओनली वी से कि रिवोल्ट स्टार्ट हो गए। ओके, तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं तो 1750 से ही शुरू हो जाते हैं, मीर कासिम के समय से ही शुरू हो जाते हैं। मीर कासिम के टाइम से ही चीजें शुरू हो जाती हैं, पॉपुलर अपराइजिंग शुरू हो जाती है मीर कासिम के टाइम से ही। यानी एक तरफ मीर कासिम इज फाइटिंग एंड ऑन द अदर साइड आपके सारे के सारे शुरू हो गए, रिवोल्ट भी शुरू हो गए। आप समझे मेरी बात को? वो भी शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स दे वर अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर subconsciously, they were understanding the character। क्या कह रहे हैं हम? they were understanding the character subconsciously। क्या मतलब हुआ इस बात का? सर उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। उनको पता था कि वो क्या अवेयरनेस हो, सर अवेयरनेस आ गई ना। अरे मैं कह रहा हूं कि उनको पता, वो दे आर डूइंग इट सबकॉन्शियसली, दे आर डूइंग इट मतलब उन्हें सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियस वर्ड यूज कर दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या वो अंडरस्टैंड कर रहे थे ब्रिटिश के रियल कैरेक्टर को? सबकॉन्शियसली करोगे तो फिर उसको तो सर यही आएगा ना कि वो उनको पता था। हाँ वो जानते थे। ये तो मैंने वर्ड को फिर वो किया कि सबकॉन्शियसली की जगह कोई और कुछ होना चाहिए। इट्स नॉट अवेयर, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे वो, बट उनके कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ऐसा रहता है कि वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं। वो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि वो अंडरस्टैंड कर रहे थे, मैंने मान लिया आपको बात कि भाई अंडरस्टैंड हो रही है, और क्या बोलते हैं उसको, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या वो वाकई समझ भी रहे थे कि क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं। एग्जैक्टली नहीं समझ रहे थे, बट लेकिन सर बैकग्राउंड में चीजें थी कि समझ कि चल क्या रहा है, कहीं ना कहीं चीजें जैसे अफेक्ट हो रही थी तो थोड़ी अवेयरनेस आ रही थी। एग्जैक्टली नहीं पता था। एग्जैक्टली नहीं पता था। ओके, हाँ, तो सबसे पहले जब अगर हम बात करते हैं, अगर हम वर्ड लिखे हैं, मैं लिख देता हूं, तो जैसे कि सबसे पहले जो है आपके 1780s में ही रेजिस्टेंस चालू हो चुका है। अगर मैं शब्दों का प्रयोग करूं, जैसे रंगपुर धियांग, यहां से शुरू हो जाता है 1780s से। एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, एक तरीके का पॉपुलर रंगपुर रेबेलियन दिखने लग जाता है। और रंगपुर रेबेलियन जो है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल में पहले दिखाई देगा, और ये जो है एक तरीके की अपराइजिंग है, एक तरीके का रेजिस्टेंस है। रीजन क्या था? क्या रीजन हो सकता है? द रीजन इज दैट देयर वाज एक्विजिशन ऑफ द राइट्स। जो बंगाल के टेरिटरीज थे, उनके रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स जो थे वो ले लिए गए, और अब जो है कंपनी वांट्स टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो कंपनी ऑफिशियल्स आ जाएंगे, दे विल बी इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल पीपल। ओके, तो धींग, रंगपुर जो धींग कहते हैं, इसको हम रंगपुर धींग भी कहते हैं, ये सबसे पहले आपको दिखाई देगा। रंगपुर धींग, रंगपुर धियांग, ऐसे शब्द आएंगे। धींग का मतलब आप लगा लीजिए ये पेजेंट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। रीजन मैंने आपको बता दिया, बंगाल विल बी अंडर डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देयर विल बी ह्यूज रिपरकशंस, एंड दैट इज हाउ व्हेन द 5-year सेटलमेंट, जिसको हम क्वीनियल हमने शब्द यूज किया था, क्वीनियल, तो जब वो हो जाएगा तो ये लगा लीजिए उसके बाद जो है इशू आ जाएगा बहुत तगड़ा, और सारी चीजें चेंज होने लग जाएंगी, क्योंकि रेट्स बढ़ गए, एनुअल सेटलमेंट्स होने लगा, बाद में हाईएस्ट बिडर को दिए जाने की बात होने लगी। रेवेन्यू फार्मर जो है, अपने आप में रेवेन्यू फार्मर को आप कह लीजिए इजारेदार,
क्या शब्द हम यूज करेंगे? इजारेदार। इजारेदार एक शब्द है। इजारेदार। सर रेवेन्यू फार्मर्स या रेवेन्यू लैंडलॉर्ड से इजारेदार? क्या कह रहे हैं आप? रेवेन्यू फार्मर्स के लिए यूज किया था इजारेदार। आप रेवेन्यू फार्मर के लिए भी यूज करोगे, जमींदार के लिए भी यूज करोगे। मैं रेवेन्यू फार्मर हूं, लेकिन मेरे पास 50 गांव हैं, तो मैं अपने आप में जमींदार हो गया ना। तो रेवेन्यू फार्मर इज इजारेदार, रेवेन्यू फार्मर इज जोतेदार, रेवेन्यू फार्मर इज जमींदार, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी कि भाई ये तेरे को इतना पैसा हमको देना है, और जो प्रॉफिट होगा वो तेरा खुद का हो जाएगा। सर रेवेन्यू फार्मर जमींदार एंड जोतेदार वर्ड भी इसी के लिए था। हाँ, इन सब इन्हीं के लिए है, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यानी रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम है, रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम ऑपरेट करेगा लोकल एरिया को। जमींदार का बर्डन, जैसे जैसे आप करते जाओगे तो जो बर्डन है, द बर्डन विल बी पासिंग ऑन फ्रॉम जमींदार टू फार्मर्स, यानी रेवेन्यू एग्जैक्शंस बढ़ते चले जाएंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी, एक क्वेश्चन पूछना था सर। क्या कह रहे हैं? आप पूछिए। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स ने रेबल्स के जो एजुकेटेड इंडियंस थे और जो जमींदार थे, तो रेबल्स के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी, ये बोलकर कि प्रॉमिस करके कि भाई आपको जो लैंड है वो वापस कर दी जाएगी एक टाइम पर। किसको? क्या क्या? दोबारा बोलिए। जो एजुकेटेड पीपल थे, इंडियंस थे हम्म और जमींदार थे जो सर उस टाइम हम्म पर 1887 में जो रिवॉल्ट हुई थी उसके बाद, हम्म जो रेबल्स थे उनके बीच में, मतलब कि उनके सामने ये दिखाने के लिए कि हम ब्रिटिशर्स काफी अच्छे हैं, तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था जमींदारों को कि आपकी जो हम्म। लैंड है उसको वापस कर दिया जाएगा अच्छा, कुछ टाइम बाद। हाँ, ये नहीं प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस किया था कि हम जो आपका लैंड जो हमने लिया है और वो गलत तरीके से लिया है, तो हम उसको वापस करेंगे। हाँ जी सर। दूसरा, ये प्रॉमिस किया था कि भाई हम कोई जो भी नए प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भी हम आज के बाद से कोई एनेक्सेशन नहीं होगा। तो सर वो जो प्रोमिसेस थे वो पूरे किए गए थे या फिर ऐसे ही? जितनी जिसकी जरूरत है, जितना जिसके हाथ में लग जाए उतना पूरा किया गया। देयर इज नो सैंक्टिटी इनटू एनीथिंग। अच्छा। हाँ, तो यानी अब यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ आप बात समझ लीजिए, यहाँ हो रहा है जी कंपलसरी, कंपलसरी एग्जेक्शन हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, द प्रॉब्लम इज कि क्या ये कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी बाय नेचर। यानी जमींदार जो है वो कंपल्सरीली पेजेंट से माल उठाएगा, उसको देना ही पड़ेगा। यू हैव टू पे रेंट, you have to pay revenue as is the case, and you have to pay produce also. जैसे देश वैसा भेष। The problem is the compulsive nature. The problem is not that farmers do not want to pay. The problem is the compulsive nature and the forceful attitude of the British, which is not ready to undermine it under any circumstances. Not ready to undermine it under any circumstances. आप समझे मेरी बात को? So this is going to provoke both the farmers and even zamindars also, and that is why you can say this. You can say like this is a kind of a whole situation will be created. Okay. Whole situation will be created. First they will try to give petition also to the British. मास पिटिशन भी देंगे वो कि भाई ले लीजिए। पहले तो किसान जमींदार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मत करिए ऐसे, लेकिन जमींदार आर ऑल्सो रेवेन्यू कलेक्टर्स, वो नहीं मानेंगे। और वो जो है ब्रिटिश के नाम पे ब्रिटिश को पैसा देना है, क्योंकि उनको, इसीलिए आपको वो देयर विल बी यू कैन से ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक पैनिक। और जो भी रेयट्स हैं या जो भी फार्मर्स हैं, जो भी रेयट्स हैं, जो भी फार्मर्स हैं, उनकी लैंड को वो उनको उनकी लैंड से डिस्पोजेस कर देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेयट्स विल बी डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर लैंड्स
एंड वंस दे आर डिस्पोजेस्ड, यू कैन अंडरस्टैंड, जब आज की डेट में आदमी, जब सरकार जो है कोई जमीन खाली कराने आती है सरकारी लैंड को भी, तो भी लोग जान दे देते हैं अपनी। एंड इट इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स हु आर हैविंग देयर ओन लैंड, riots are having their own land, तो क्या होगा ये, don't you think they will also react? So that is why uprisings, mass uprisings will start. क्या? Mass uprisings will start. Okay. अब जब peasants will be sending petition to the company government कि कंपनी जो है हमारी बात को सुनेगी, कंपनी क्या रूल है, कंपनी को अगर लेटर लिखेंगे, कंपनी को अगर करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हाँ? लेकिन क्या ऐसा होगा? बताइए। नो सर। No, sir. ऐसा नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि इफ यू आर ऑल फार्मर्स, अगर आप सब फार्मर्स हो एंड आई एम योर ट्राइबल लीडर, तो आप क्या क्या बोल रहे हो? तुम सब लोग अलग अलग दिशाओं में जाके क्या क्या करोगे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे? बताओ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? सर सबसे पहले तो जो लैंड होगी, एज ए फार्मर सबसे पहले जो एज ए फार्मर बताना है ना सर। आप ट्राइबल हो भाई, आप ट्राइबल हो, आप फार्मर हो। अपराइजिंग का मौसम आ गया है, हमारी सरकार ने नहीं सुनी, अब आप क्या चाहते हो? सबसे पहले क्या किया जाएगा? हाँ, हेलो, अबे यार तुम लोग आदमी हो कि क्या हो भाई तुम, हैं? हाँ, मास गैदरिंग करेंगे, मतलब बोलने में भी एक एक साल लगाते हो तुम यार, मुझसे ही बुलवाओ सब कुछ। कुछ प्रिपरेशन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस पैसे दे दिए, आगे जी पढ़ने, दो पैसे हैं जेब में तो दो दे दिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? कोई भी ट्राइबल अपराइजिंग करनी है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? मास गैदरिंग सर। चलो मास गैदरिंग हो गई, अब हम सब इकट्ठे हो गए, अब क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे सर किससे? जमींदार से सर। चलो आपने रिक्वेस्ट की, तो यानी रिक्वेस्ट करके आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट करके, हाँ? परसुएशन सर। परसू कर रहे हो, हाँ। लीडर को आप लीडर चूज करोगे यार, सीधी बात बोलो ना। हाँ, लीडर देखो ना, चूज करेंगे। हाँ, तो सब सीधे तो बोलना नहीं, हाँ सीधा बोलना नहीं, घुमा पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। लीडर चूज होगा, आप बोलो सर लीडरशिप चूज की जाएगी सबसे पहले, इसीलिए तो लीडर के नाम आते हैं भाई एग्जाम में, हैं? यस वो सर। जितने Yes, ऊट sir. पटांग नाम आते हैं, क्यों आते हैं वो? जो तुमने कभी पूरी जिंदगी नहीं सुने हैं। तुम्हें क्या लगता है वो नाम क्यों देती है सरकार? हेलो, तो सबसे पहले लीडर चूज होगा जी, ठीक है? सबसे पहले आ गई लीडरशिप, आपने लीडर चूज कर लिया। और क्या क्या एक्टिविटीज होंगी? टू चूज अ लीडर इज द वन ऑफ द प्राइमरी लीडरशिप, वो ऑर्गेनाइज करके लीडर चूज करेंगे। और क्या करेंगे जब, और क्या होगा? हेलो, एम आई ऑडिबल और एम आई नॉट ऑडिबल? Audible. You are audible, sir. तो बोल तो ले भाई सचिन, तू भी यार, है नौकरी करता है, सब कुछ है, फिर कहता है कॉन्फिडेंस नहीं आता। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं आर्मी रेस करूंगा पीजेंट्स की, ट्राइबल या जो भी है मेरे साथ जो पेजेंट्स है उनकी क्या करी जाएगी? आर्मी रेस करेंगे ना हम। यस सर। आर्मी रेस कर दी, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं अपने आप को बोज, एरोज, सोड जो भी मेरे पास है वो सब इकट्ठे करूंगा मैं, नहीं करूंगा? और तो है नहीं कुछ। यस या सर। हो सकता है थोड़ा बहुत मैं गन्स और कैनन तो नहीं हो सकते, गन और गोला बारूद, क्या बोलते हैं बारूद को? गन पाउडर। दिस आई कैन कलेक्ट, पर ये मेरे पास आएंगे कहां से? गन और गन पाउडर कब आ सकते हैं मेरे पास? गन और गन पाउडर जल्दी बोलिए, गन और गन पाउडर कब आ सकते हैं? जब पैसे होंगे सर। पागल हो गया? Money.
तू थोड़ी देर में बोलेगा क्रेडिट कार्ड होगा, गूगल पे से मंगवाएगा तू, तो पैसे तो कभी होंगे ही नहीं सर ट्राइबल एंटी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से सोर्स करेंगे या जो डकैती एलाइज हैं। करेंगे सर सीधी, क्या करेंगे सचिन जी? डकैती मारेंगे, लड़ाई हाँ, करेंगे। खैर अटैक करेंगे ये, अक्कल चली तेरी। ये करेंगे लोकल अथॉरिटीज के ऊपर अटैक, लूटेंगे ये बेसिकली। क्या करेंगे? अरे भाई, अटैक ऑन लोकल अथॉरिटीज सर। हाँ बिल्कुल, अटैक ऑन लोकल अथॉरिटीज, कचहरी हो गया, कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इन सब पे अटैक किया जाएगा। जितना हो सकेगा उतना माल चुरा लेंगे भाई, जितना हो सकता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? और क्या कर सकते हैं आप सोचिए, और क्या करेंगे? ये ग्रेन स्टोर्स को लूटेंगे, जो भी ग्रेन है, जो भी सरकार ने इनसे अनाज इकट्ठा किया उसको ये उनके पास से लूट और सर लेंगे। जो उनके और क्या कर सकते हैं? और जो जो पेजेंट्स, जो सर हेलो, जो ब्रिटिशर्स के जो भी खजाने होते हैं उनको भी लूटेंगे सर। हाँ तो खजाने तो वो बोल लिया ना, ग्रेन स्टोर, गन पाउडर, ये सब खजाने ही है यार, ये लूट लेंगे ये सब। पेजेंट्स और ट्राइबल्स जो भी प्रिजनर्स हैं, ये उनको भी छुड़ाने की उड़ाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। तो ये करेक्टर हो गए, क्या हो गए ये? करेक्टर। अब हमें ये समझना है, मास करेक्टर होते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स के, और उसके अंदर अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के लोग भी होंगे, अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के लोग भी होंगे। नो सिंगल कम्युनिटी, ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। इन जनरल आप देखोगे ट्राइबल रिवोल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं ये, वो तो हम बताते जाएंगे। लीडर को आप कहोगे मालिक, नवाब, राजा, ठाकुर, कुछ भी कह लोगे, ठीक है। और बहुत बार जो रेबल्स हैं, जो मतलब कि ये जो ट्राइबल हैं, ये अपनी सरकार भी बनाएंगे, अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट, या कह लो पॉपुलर गवर्नमेंट। तो यदि एग्जाम में कहीं आ जाता है कि उसने अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट बनाई और तुमने कभी पढ़ा नहीं है, तो 99% चांसेस हैं शायद हुआ होगा, पर ऑब्वियसली कंडीशन अप्लाइड, लॉजिक। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने बना रखी ये सर। नहीं कि ऐसे ही बस ये हो गया, पर होते हैं पीजेंट रिवोल्ट्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स में पैरेलल गवर्नमेंट बन जाती है। ओके, जैसे सर जैसे जैसे हाँ चंद्रशेखर बोलो, आजाद ने बना रखी थी चंद्रशेखर आजाद ने क्या कर रखा था? सर, अपनी एक वो बना रखी थी ना, संगठन बना रखा हाँ था। बिल्कुल, संगठन बनाया था उन्होंने अपना, उन्होंने, उनके रूल थे, उनके कानून थे, पर वो तो फिर भी रिवोल्यूशनरीज हो गया। अभी तो हम ट्राइबल और पीजेंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने ठीक बोला, ऐसे ही। अब जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था रंगपुर धींग, रंगपुर धींग अपने आप में एग्जांपल है बहुत बड़ा। और वो जो है रंगपुर धींग ने बोला कि भाई मास कैरेक्टर भी हो गया उनका केना सरकार। उसके लीडर कौन थे? केना सरकार लीडर थे, केन सरकार कह लो, केना सरकार कह लो, केना सरकार लीडर थे। और उन्होंने प्री कॉलोनियल जो भी अपना सिस्टम है, प्री कॉलोनियल सिस्टम, उसको उन्होंने मतलब वो करने की कोशिश की। प्री कॉलोनियल जो स्टेट सिस्टम था उसको उन्होंने इन्वोक किया, जो जिसके वो मतलब बेसिकली जिसके साथ वो रह रहे थे, जो मतलब उनका सिस्टम था, प्री कॉलोनियल स्टेट सिस्टम। समझे जी? प्री कॉलोनियल स्टेट सिस्टम। तो प्री कॉलोनियल स्टेट सिस्टम में आपको एक दो वर्ड भी धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे कि भाई ये था, ये था, अच्छा ये था, वो कोई वर्ड आ सकता है, कोई की वर्ड आ सकता है। तो प्री कॉलोनियल स्टेट सिस्टम को वो मानेंगे, उसी को लेजिटिमाइज करने की बात करेंगे। अपने ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर कोई सरकार बनाए। प्रोक्लेमेशंस राइज करेंगे, दे विल इश्यू प्रोक्लेमेशंस। प्रोक्लेमेशंस, प्रोक्लेमेशंस दिए जाएंगे, इश्तेहार दिए जाएंगे, प्रोक्लेमेशन दिए जाएंगे, इश्तेहार दिए जाएंगे, नोटिफिकेशंस दिए जाएंगे। समझे? अब नोटिफिकेशन ऑब्वियसली समझाने के लिए बोल रहे हैं।
और वो क्या बोलेंगे, सरकार को टैक्स देना बिल्कुल बंद। जो भी टैक्स देगा, बहुत मूवमेंट्स में ऐसा भी होगा, एनीबडी इज पेइंग टैक्स दे विल बी सोशल बॉयकॉट। समझे, जो बड़े जमींदार हैं या कोई पार्टी से, मतलब ये सब भी होगा इसके अंदर। ओके, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को जब अपील की जाएगी तो वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी ट्रूप भेजेगा और वो इनको कुचलने की कोशिश करेगा। रेबल्स जो है खूब लड़ेंगे, बैटल होगी, बहुत मारे जाएंगे, बहुत सारे प्रिजनर हो जाएंगे, लेकिन पूरे रंगपुर में एक दहशत का माहौल फैल जाएगा, ब्रूटल सप्रेशन होगा। लेकिन कुछ ना कुछ बाद में रिफॉर्म भी किए जाएंगे, थोड़े बहुत रिफॉर्म, यानी खून तो पीना है लेकिन एकदम वो नहीं करना है। इलीगल डिमांड चलेंगी, हाँ जी चलती रहेंगी। बेगार चलेगा, हाँ जी चलता रहेगा। रियायत का एक्सप्लॉयटेशन होगा, हाँ जी होता जाएगा। ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे जमींदार भी होंगे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट ही रिवोल्ट करेंगे। ठीक है ना, देवी सिंह, ठीक है ना, जो रियायत और जमींदार थे वो रेबेल कर लेंगे। जैसे देवी सिंह थे, एक देवी सिंह के अगेंस्ट हुआ था। तो मतलब देयर इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। यानी क्या हम कह सकते हैं कि सच, जैसे रंगपुर रिवोल्ट है, इट एक्सपोज द इविल, it exposed the evil character of the British rule. It exposed the evil character of the British rule, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, it exposed the evil character of the British rule. It exposed the weaknesses of the farming system or the izaredari system. It also forced the British to go for permanent settlement system. एक बार के लिए पक्का कर दिया, उसमें कोई पंगा ही नहीं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, हाँ। यस सर। अब उसके बाद क्या होगा, ऐसे ही अगर हम रेबेलियंस की बात करें तो देयर आर मेनी रेबेलियंस ऑन दीज लाइंस, जिनके कैरेक्टर रंगपुर की तरह ही होंगे। जैसे वहाबी अभी हम बात करेंगे, वहाबी अपराइजिंग, फरैजी अपराइजिंग, ये सभी इसी तरह की अपराइजिंग है। वहाबी है, फरैजी है, इंडिगो रिवोल्ट की उस दिन हमने बात की थी, कैनिंग के उसमें इंडिगो रिवोल्ट, क्योंकि इंडिगो रिवोल्ट में हमने अगर बात नहीं की थी तो मैं अभी बता देता हूं कि इंडिगो रिवोल्ट पहले से होता है, लेकिन बहुत बड़ा रिवोल्ट जो है कैनिंग के टाइम पे हुआ, उसको हम इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं। ब्रिटिश उससे घबरा गए, बंगाल में भी जो था, दैट इज व्हाई दे अपॉइंटेड ए कमीशन कॉल्ड इंडिगो कमीशन। इतनी ज्यादा सप्रेशन है कि it is having a socio-economic and cultural impact, and that is why आपके जो एक नाटककार थे, एक ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने नील दर्पण नाम से लिखा। नील दर्पण को लिखने वाले थे दीन बंधु मित्रा। उन्होंने नील दर्पण लिखा, बंगाली में लिखा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। Michael Madhusudan Dutt, it went on to translate it into English. So that is what we can say कि चीजें हो रही थी, चीजें बहुत सारी हो रही थी, and the British they were always looking forward to crush these rebellions. जैसे मैंने एक आपको रंगपुर की बात की, ऐसे ही और भी हैं, और ये पॉपुलर अपराइजिंग्स हैं। रंगपुर के अलावा आप कह सकते हो, जैसे कि एक आपको मैं एग्जांपल और देता हूं, कोल अपराइजिंग। कोल स्पेलिंग क्या होगी इसकी? KOL, कोल अपराइजिंग। तो कोल अपराइजिंग भी इसी चीज को दर्शाती है। इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। प्री 1857 रिवोल्ट है, एंड स्पेशली आफ्टर 1818। क्या हुआ था 1818 में? 1818 में क्या हुआ था? हाँ, Third Anglo-Maratha War finished. Maratha territories are coming under the control of British.
Maratha territories are coming under control of British. That is very important to understand. इससे क्या होगा? There will be large scale uprising. Outsiders will be coming into Maratha territories. British occupation is increasing. Military force is coming. And that is how situation will become very restless. इनके जो लीडर थे भील अपराइजिंग में, कोल, जिसको कोल अपराइजिंग हम कह रहे हैं, भील्स के जो लीडर थे, रामोसी लीडर थे, हिज नेम वाज, रामोसी लीडर साहब थे, हिज नेम वाज उमाजी राजे। उमाजी राजे, उनको पकड़ लिया जाएगा और एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उमाजी राजे को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। दैट इज वाई पिछले कुछ सालों से ट्राइबल और पेजेंट अपराइजिंग से इन पे बहुत क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपसे नाम पूछे जाते हैं। उमाजी राजे और पुरंदर, उनको पकड़ा जाएगा और उनको कैप्चर कर दिया जाएगा। ऐसे ही कोली, कोली भी वहीं इसी रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में कोली होंगे, तो कोलीज भी अपराइज करेंगे। और जो कोल अपराइजिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोल अपराइजिंग आपकी होगी छोटा नागपुर और सिंहभूम रीजन में। कोल अपराइजिंग छोटा नागपुर और सिंहभूम। छोटा नागपुर और सिंहभूम रीजन में होगा, ठीक है जी। अब इसमें कौन होंगे? इसमें हमें ट्राइबल्स के नाम पता होने चाहिए। तो क्या नाम बोल सकते हैं हम? कोल, मुंडा, ओरान, हो, समझे? अगर आपको नाम पता है सिर्फ, तब भी काम हो जाएगा। पंगा ये नाम भी नहीं पता होता। तो ये सारे जो हैं ट्राइबल ग्रुप जो हैं, ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करते थे छोटा नागपुर रीजन में। यहाँ पर टर्बुलेंट अपराइजिंग्स होंगी। कोल रीजन को अपना मानते थे वो, और वहां का लोकल राजा हो सकता है कि भाई ब्रिटिश को ये बोल दे कि मैं आपको इतना एनुअल रेंट दूंगा, इतना एनुअल टैक्सेस दूंगा, लेकिन वो बाद में ना दे पाए, और या ना देना चाहे लोकल लोग, क्योंकि मना कर देंगे राजा को ऐसे टैक्स देने से। तो ट्रेडिशनल बोज एंड आर्म्स एंड एरोज के साथ ही जो है कोल जो है लड़ाई लड़ेंगे। कोल रेबेलियन होगा छोटा नागपुर, सिंहभूम और उड़ीसा के एरियाज में, और ब्रिटिश जो है पेनिट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। राजा ऑफ छोटा नागपुर जो है वो कोशिश करेंगे दैट ट्राइबल एंड द पेजेंट्स मस्ट बी अपरूटेड, लेकिन फार्मर्स ऐसा होने नहीं देंगे। तो नॉन ट्राइबल्स के जब जब सेटलमेंट होंगे तब तब अपराइजिंग होगी। मर्चेंट्स और मनी लैंडर्स को लैंड ट्रांसफर किया जाएगा तब भी अपराइजिंग होगी। आउटसाइडर्स को मैंने जैसे कहा था डिकूज कहते थे, डिकूज, आउटसाइडर्स वर नोन एज डिकूज। और सूद, एक और वर्ड भी है सूद, आज भी एक शब्द है हिंदी में सूदखोर। तो सूद शब्द का मतलब भी आउटसाइडर था। ट्राइबल लैंड जो है ब्रिटिश लॉज के अकॉर्डिंगली इट विल बी कमिंग टू द मनी लैंडर्स, मर्चेंट्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स। ओके, कोल हेडमैन, कोल का जो हेडमैन होता है उसको मुंडा कहते हैं, मुंडाज, वो आउटसाइडर के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, बहुत ही जबरदस्त रिवोल्ट करेंगे। बट the characteristic is that these tribals will attack the properties of the outsiders, but they will not claim the lives of the outsiders. Okay, they will torch the homes of enemies. तो कौन कौन से एरिया में फैल जाएगा? रांची, हजारीबाग, पलामू, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन सब एरियाज के अंदर आप कह सकते हो कि यहाँ भूल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मनभूम, जहां पर संथाल अपराइजिंग का एरिया भी बनेगा। संथाल अपराइजिंग इज ऑल्सो रिलेटेड, जो हमने बात की थी अभी कैनिंग के टाइम पे। और छोटा नागपुर का रेबेलियन, ये सारी चीजें ब्रिटिश को फोर्स करेंगी दैट ब्रिटिश मस्ट रिफॉर्म, इसलिए वो अलग अलग सिस्टम्स लेके आएंगे, अलग अलग चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ऑन द सेम लाइंस मोपला रेबेलियन, जैसे मैंने आपको बताया था मोपला, जनरली हम मोपला रेबेलियन वी रीड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, but Mopla rebellion have always been there before that also. Moplas were peasants, Muslim peasants and traders. ट्रेडर का मतलब आप कह लीजिए मर्चेंट्स हैं वो। तो ये भी होगा, ये भी कोशिश करेगा
कि भाई जो है मोपलाज राइट्स होते जाएंगे, पोर्तुगीज के टाइम से ही राइट्स हो रहे होंगे, जब 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 आने के बाद when the Portuguese controlled the trade. So they were the descendants of Arab traders, we can say, in India, who had good seafaring skills, who were good in martial arts also, and they married the local Nair women in their areas. और वो जो है आप जो मतलब lower caste जो Hindus थे, they will also be converting into this मपलाज. तो सोशल जो चीजें थी, बेटर सोशल स्टेटस के लिए फाइट थी. तो मपलाज जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है दे विल बी डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड दे विल बी द लैंडलेस टेनेंट फार्मर्स, पेटी ट्रेडर्स और फिशरमैन. तो मालाबार का जो लैंड सिस्टम है उसमें लैंड किसके कंट्रोल में होती है? मालाबार लैंड सिस्टम में लैंड किसके कंट्रोल में है? जैनमी के. जैनमी. तो इसलिए लैंडलॉर्ड क्या कहलाते थे? जैनमी कहलाते थे. जैनमी जन्म से है वो. ओके. और जो काम कर रहे हैं मुस्लिम, उसको हम क्या कहते थे? कानमदार. उसको हम कहते थे कानमदार. और जो कल्टीवेटर हो गया, जैनमी हो गया, कानमदार हो गया. तो ये लैंड जो है शुरू में इट इज डिवाइडेड बिटवीन जैनमी, कानमदार एंड कल्टीवेटर. लेकिन धीरे धीरे हैदर अली और टीपू सुल्तान के टाइम पे जो है चीजें चेंज हो जाएंगी. एज वी से दैट इन देयर टाइम्स देयर वर सर्टेन काइंड ऑफ सप्रेशन और ऑपरेशन ऑफ हिंदू जमींदार ऑल्सो. ठीक है. तो अब वो सप्रेशन और ऑपरेशन के कारण जो स्पेस कौन ले लेगा? वो स्पेस ले लेंगे आपके मोपलाज ले लेंगे. सो अंडर मैसूरियन रूल, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान दे कैप्चर्ड मालाबार. हिंदू लैंड ओनर्स दे वर अटैक्ड एंड दे वर फोर्स्ड टू गिव अप लैंड. और उसके बाद इस्लामिक सल्तनत बन गया वो. इसीलिए न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया. और उसके बाद ब्रिटिश आ गए. तो ब्रिटिश के आने के बाद सिचुएशन और भी डिफरेंट हो जाएगी. यू नो, so the problem will remain of in the British time it will be over assessment, huge burden, renewal fees, high revision fee, and a pro landlord attitude of the British. Pro landlord attitude of the British. That is why we say there will be series of revolts in Malabar. सीरीज होंगे 1820 से 1854, फिर उसके बाद 1841 से भी 1850 तक, मतलब 1857 रिवोल्ट तक बहुत ज्यादा और बार बार होगा. तो पैटर्न क्या हो सकता है? द मुस्लिम यूथ, द मपलास, दे आर अटैकिंग हिंदू लैंडलॉर्ड और their officials. They may burn or attack Hindu landlord's house. Police will be then of British officers and they all will be coming into picture. तो ये सारी चीज होंगी. 1921 का जो रिवोल्ट है वो तो जुड़ा हुआ है आपके खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ है. लेकिन मैंने आपको एक पूरा बैकग्राउंड बता दिया कि ये किस तरीके का हो रहा था और क्या हो रहा था. ओके जी. इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं. बोलिए. सर एक ये पूछना था कि जैनमी जन्म से तो कानमदार का भी कुछ होगा सर डिफरेंट? कानमदार तो काम करने वाला है, उसका क्या होगा? मतलब वो यही मीनिंग से भाई ये शब्द है. जैनमी इज लिंक्ड विद द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड्स आर हिंदू लैंडलॉर्ड, दे आर अपर कास्ट लैंडलॉर्ड, दे आर ब्राह्मण्स. ओके. हाँ, तो इसीलिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं. कानमदार में सर जितने भी सारे मुस्लिम सोसाइटी थी, बस मुस्लिम हो सकता है, लोअर कास्ट हो सकते हैं, लेकिन वो पावरफुल नहीं है. ओके. और कल्टीवेटर तो कोई भी हो सकता है. ओके. तो सर मतलब इन जो ये नाम दिए गए इनके हिसाब से सोसाइटी को एक तरह से बांट दिया गया. हाँ बिल्कुल, बटी हुई है मोटी मोटी. लैंडलॉर्ड तो कुछ करेगा ही नहीं, कानमदार थोड़ा बहुत करेगा, मिडिल क्लास के टाइप लगा लो, लिखना नहीं है मिडिल क्लास हमें. और जो है आपका जो कल्टीवेटर है वो तो वर्ड ही बता रहा है जो कल्टीवेट करेगा. वो तो मोपला भी हो सकता है, नॉन मोपला भी हो सकता है. नहीं. ओके सर. ओके सर. और कोई डाउट? मैंने कहा और कोई डाउट? नो सर. तो ये ट्राइबल का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे एक और एग्जांपल भी है आपका.
बहुत अर्ली एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, जो बहुत कम है बुक्स में, ऐसे जनरली होता नहीं। हालबा, हालबा रेबेलियन, हालबा डोंगर या डांगर कह लो, हालबा डोंगर या डांगर, हालबा, हालबा डोंगर या डांगर रेबेलियन, ये आपका कहां होगा? छत्तीसगढ़, बस्तर में। इट इज रिवोल्ट अगेंस्ट हालबाज आर रिवोल्टिंग, हालबी बोलते हैं वो, हालबी। और हालबी शब्द कहां से आया? सबसे कॉमन शब्द क्या है इसमें? हेलो सर हल। हल, हाँ बिल्कुल, हल। हल माने प्लोइंग, जमीन से जुड़े हुए लोग थे, फार्मिंग कम्युनिटी थी, एंड दे विल बी फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी एंड इवन द मराठास। ऐसे ही मैंने आपको जैसे बताया पहाड़िया, पहाड़िया भी जो है वो आप लगा लीजिए छोटा नागपुर प्लेटू में होते हैं पहाड़िया पीपल। ओके, उनको मलेर भी बोलते हैं, मलेर। अगर आप झारखंड की बात करो, ट्राइबल्स की बात करो, तो मलेर और पहाड़िया, ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। दे ऑल्सो रिवोल्टेड इन 1770s। ओके, ऐसे ही एक और भी है आपके महादेव कोली इन महाराष्ट्र, एंड तिलका मांझी, संथाल के। तिलका मांझी का नाम बहुत फेमस है, तिलका मांझी। और दूसरा जैसे मैंने बताया वो आपके हैं हालवा, हालवा नहीं, सॉरी, आई एम सेइंग महादेव कोली, महादेव कोली। तो ये सारी चीजें होंगी। ऐसे ही तामर, तामर छोटा नागपुर प्लेट, छोटा नागपुर प्लेटू में कौन रिवोल्ट करेंगे? तामर्स रिवोल्ट करेंगे, तामर्स, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है जी, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कुछ जो 17 मतलब 18 सेंचुरी में जो हो रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही जब हम 19 सेंचुरी के बिगनिंग में जाते हैं तो कुरिचियार एंड कुरुम्बुर, कुरिचियार एंड कुरुम्बुर, कुरिचियार एंड कुरुम्बुर, कुरुम कुरुम कुरुम्बर भी कह सकते हैं इसको, कुरुचियार एंड कुरुम्बर। अब ये कौन है? कुरुचियार और कुरुम्बर्स भी ट्राइबल्स, दे आर ऑल ट्राइबल्स। कुरुम्बर भी ट्राइबल्स होते हैं। कुरुम्बा मलयालम, इट इज केरलाइट। ये एक डेजिग्नेटेड शेड्यूल ट्राइब है। इट इज फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कुरुम्बाज। दे आर कॉल्ड कुरुम्बाज। कुरुचियार और कुरुम्बाज, कुरुचियार भी ट्राइबल हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हिल ब्राह्मण्स। कुरुचियार्स आर कॉल्ड हिल ब्राह्मण्स। They are also one of the scheduled tribes practicing agriculture in Kerala. तो कुरुचियार एंड कुरुम्बास ये 1812 में रिवोल्ट करेंगे। ऐसे ही सिंघपो, सिंघपो, सिंघपो रिवोल्ट। अब जैसा नाम से हमें पता लगता है, इट शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट। सिंघपोज वो भी अटैक करेंगे, वो भी दे विल बी रिवोल्टिंग इन असम। अभी आज की डेट में अगर आप सिंघपोज की बात करो तो दे आर इन बर्मा ऑल्सो, दे आर इन सम पार्ट ऑफ चाइना ऑल्सो। बट उस टाइम पर सादिया, सादिया, सादिया डिस्ट्रिक्ट अभी है। सादिया इज अ प्लेस इन तिनसुकिया, तिनसुकिया। सादिया डिस्ट्रिक्ट अभी भी है। सादिया मतलब सादिया इज अ प्लेस, नॉट अ डिस्ट्रिक्ट। आई थिंक इट शुड बी इन असम, बट प्लीज चेकआउट कि उसका वो क्या है एग्जैक्ट। लेकिन सादियाज में होगा, सिंघपोज रिवोल्ट करेंगे। कोल अपराइजिंग जैसा मैंने कहा वो चलती रहेगी। ऐसे ही भूमिज रिवोल्ट, देयर इज वन रिवोल्ट कॉल्ड भूमिज रिवोल्ट।
नाम ही से पता लगता है भूमिज, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद लैंड, इट इज रिलेटेड विद यू नो with the grassroots people. So Bhumij revolt ये कहाँ होगा? बीरभूम में होगा. बीरभूम is in West Bengal right now. उसमें जो है अलग अलग एरियाज आएंगे और इट विल बी अंडर गंगा नारायण सिंह. गंगा नारायण सिंह. ओके. हाँ, ढोला सादिया वाला, बिल्कुल सही कहा आपने. ढोला सादिया वाला ब्रिज, यस यू आर राइट, इट विल बी हैपनिंग ओवर देयर. ऐसे ही सिंघपो का जैसे मैंने बताया, उनके भी एक लीडर हैं. Am I audible, please? Yes, sir. हाँ जी. तो ये सारे जो हम बात कर रहे हैं, दे आर ऑल हैपनिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. तो हमें बस इतना देखना है कि उनके की लीडर कौन है और हुआ क्या. जैसे मैंने कहा भूमिज रिवोल्ट अभी बीरभूम में होगा एंड द लीडर विल बी गंगा नारायण सिंह, एज आई टोल्ड यू, ही विल बी एन वेरी इंपॉर्टेंट लीडर. ऐसे ही सिंघपो रिवोल्ट ये बार बार होते रहेंगे. तो उसके एक लीडर थे निरांग फिडू. इनको आप एक साथ पढ़ेंगे तो याद भी नहीं होगा और याद करना भी नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा सा समय देकर और बार बार या लिख लीजिए, इसका चार्ट बना लीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है. खोंड ट्राइब इन ओडिशा. खोंड ट्राइब इन ओडिशा इज ऑल्सो गोइंग टू undertake revolts. Under Chakra Bisai. चक्रा बिसाई. तो टाइटल हमेशा याद रखिए, हो सकता है एक नाम के अलावा दूसरा नाम भी आ जाए. ऐसे ही सिद्धू कानू, वी हैव ऑलरेडी सेड दैट सिद्धू कानू, संथाल हुल बाय सिद्धू कानू. एंड सिमिलरली चेरो. चेरो चेरू कहाँ है? ये भी आपके झारखंड में ही है. चेरो एंड खारवार. चेरो एंड खारवार.
Chero also in Jharkhand, and Kharwar is also, you can say, उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा पार्ट है, थोड़ा सा बिहार, थोड़ा झारखंड, ये कम्युनिटी वहां पाई जाती है. So this is what I'm saying before 1857. तो सारे के सारा जो ईस्टर्न पार्ट है, that is completely influenced by whatever is happening. इसीलिए अलग अलग जो है रिवोल्ट होंगे. हम क्या कहते हैं, कौन रिवोल्ट कर रहे हैं? ट्राइबल्स रिवोल्ट कर रहे हैं. हम कहते हैं कि भाई इमीडिएट कॉज के कारण रिवोल्ट कर रहे हैं. यस, इमीडिएट कॉज के कारण रिवोल्ट कर रहे हैं. हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी हैं. एज वी हैव सेड, देयर विल बी de-ruralization. There will be de-ruralization, de-peasantization. सब कुछ खत्म होगा. एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आएगा. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर थोड़े टाइम बाद शुरू होगा. ट्राइबल प्रोडक्ट्स पे भी टैक्स होगा. रॉ प्रोडक्ट्स मिसयूज किए जाएंगे. ट्राइबल से जो है फॉरेस्ट राइट्स छीन लिए जाएंगे. पेट्रोनेज सिस्टम विल कम टू एन एंड इन वन वे. ना लोग देने वाले ना लेने वाले, सिस्टम का इम्पैक्ट हो जाएगा. एंड द फॉरेन कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल. फॉरेन कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल. तो जब हम बात करते हैं बंगाल रीजन की, तो एक बहुत ही फेमस और नाम भी है, सन्यासी और फकीर अपराइजिंग कहते हैं उसको. क्यों कहते हैं सन्यासी और फकीर अपराइजिंग? बिकॉज लार्ज स्केल प्लंडर जो ये करते थे, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. बंगाल में फेमीन लाइक सिचुएशन जो 1770s में शुरू हो जाती है. तो सन्यासी एंड फकीर्स, सन्यासी मीन्स हिंदूज, फकीर्स माने मुस्लिम्स, they had the tradition of fighting against exploitation. So they will come together and organize themselves against the company's factories. They will attack companies factories. ठीक है जी. और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आज की डेट में बांग्लादेश में होगा बोगरा और मैमनसिंह डिस्ट्रिक्ट. और एक दो एरिया आप और लगा लीजिए. Movement was equally contributed by both Hindus and both Muslims. कौन से टैक्टिक्स यूज करेंगे? पीजेंट और ट्राइबल अपराइजिंग्स. कौन से टैक्टिक्स यूज करेंगे? गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करेंगे. क्या उसके अंदर डिसबैंडेड सोल्जर्स आएंगे? आएंगे. Yes, sir. फीमेल का रोल होगा? 100% फीमेल्स का रोल. Yes, sir. रूरल पुअर का भी रोल होगा. ठीक है. तो ये जो आपकी सन्यासी या फकीर अपराइजिंग है, इसके लीडर्स कौन कौन थे? मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, और मंजनू शाह. वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे होगा. बंकिम चंद्र चैटर्जी एक नॉवल लिखेंगे, आनंद मठ. है वो क्या लिखेंगे? एक नॉवल, आनंद मठ. तो आनंद मठ आप बता सकते हैं मुझे, आनंद मठ विल बी इंस्पायर्ड बाय सन्यासी फकीर सन्यासी रेबेलियन. बिल्कुल. आनंद मठ जो है वो सन्यासी रेबेलियन से इंस्पायर होगा. और आनंद मठ से तो मूवीज भी बनी है. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में मूवी भी है आनंद मठ. वंदे मातरम जो हम बात करते हैं वो आनंद मठ से ही लिया गया है. वंदे मातरम इज अ सॉन्ग. वंदे मातरम पोयम आनंद मठ में लिखी गई. तो मुझे बताइए, आनंद मठ बंगाली में लिखा गया था, तो वंदे मातरम किस में लिखा गया था पहले? बताइए. हाँ सर, संस्कृत में लिखा गया था. हाँ, सर संस्कृत में जो उसकी वर्डिंग्स है वो
नहीं, सबसे पहले आनंद मठ में कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में तो है। आनंद मठ बंगाली में है, ये किस में लिखा गया बंगाली था? में सर। हैं? सर मेरे हिसाब से तेलुगु सर। तेलुगु। राजीव जी ने तेलुगु बोला, कोमल ने बंगाली बोला, और आंचल ने उर्दू बोला, और भी बोल दो। हाँ भूपति? अगर आनंद मठ बंगाली में है तो पोएम भी बंगाली में ही होनी कोयल भी चाहिए। बंगाली में ही होनी चाहिए, सही बात है। तो भूपति ने बंगाली बोला, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, तेलुगु हो गया, और बताओ रोहित, कुलदीप, राजीव, बोलो भाई कुछ आप भी। सचिन, सर बोल दिया मैंने। सॉरी राजीव, सॉरी। हाँ सचिन, यस सर। आप भी बोल दो कि आनंद मठ अगर बंगाली में है तो आज का वंदे मातरम जो संस्कृत में है वो आनंद मठ में किस भाषा में लिखा हो जाएगा? बंगाली में लिखा जाएगा। बंगाली में लिखा जाएगा। बंगाली है सर। हाँ रोहित जी ने भी कहा बंगाली में। तो यानी कि जो वंदे मातरम है वो बंगाली में बोला जाएगा बोंदे मोतरम। बंगाली उसको गाएंगे बोंदे मोतरम। जो पोयम बंगाली, जो मतलब जिस पोयम की हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम, वो आनंद मठ में ही है, लेकिन वो ना उर्दू में है, ना बंगाली में है, ना किसी में। वो ओरिजिनली से संस्कृत में ही होगा, जो पहले आप कह रहे थे। सर मैंने बताया सर। बताया नहीं था, आपने गेस किया था, एंड आप तेलुगु में चले गए थे। 4 ऑप्शन एग्जाम में आएंगे, आप संस्कृति सोचोगे, उसके बाद आप तेलुगु लगाओगे। मेरा काम है पर्पसफुल मिसगाइड करना। सर फर्स्ट प्रिपरेशन तो ये संस्कृत ही रहेगा सर। संस्कृत रहेगा तो अच्छी बात है, संस्कृत में ही रहेगा वो। बंकिम चंद्र चटर्जी से है, उनके नावल में था, 1880s में नावल लिखा गया आनंद मठ। पहली बार गाया किसने ये वंदे मातरम? सबसे पहले गाया किसने? हैं? 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें। एक स्वामी विवेकानंद, 3 दे देता हूं चलो। एक स्वामी विवेकानंद, दूसरा लता मंगेशकर, और तीसरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ सबसे पहले किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा किसी और का कोई आंसर है? यार आंसर तो जल्दी जल्दी दे दिया करो। सर कोई नेशनल कांग्रेस का कोई सभा थी, नेशनल कांग्रेस सर उसमें रविंद्रनाथ गाई टैगोर थी। ने गाया सर 1896 में। 1896 में होना चाहिए सर, जो कांग्रेस का कुछ था उस टाइम पे। सेशन 1896 का सेशन था, और किन्होंने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था 1896 में। कलकत्ता सेशन होना चाहिए वो, ठीक है। और 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के तौर पे 1937 में माना था। 1937 में, ठीक है जी, 1937 में माना था। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और श्री अरबिंदो ने इसको क्या कहा था? नेशनल एंथम ऑफ बंगाल। श्री अरबिंदो ने इसको कहा नेशनल एंथम ऑफ बंगाल। और 24 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी के 2 दिन पहले इसको जो है वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग भी मान लिया। और ये इसका जो वैल्यू है, जो इसकी प्रेस्टीज है, ये जो है आपके नेशनल एंथम के बराबर है। ओके, अब ये बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल सॉन्ग कहां मेंशन किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल सॉन्ग कहां मेंशन किया गया है? पॉलिटी तो पढ़ ली तुमने? हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में। अच्छा, आर्टिकल 51 है।
आर्टिकल 51A तो भाई वो है, आर्टिकल 51 तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। यस सर, उसी में ये ना कि कोई भी मतलब नेशनल एंथम या फिर नेशनल सॉन्ग है उसमें वर्ड है, नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग वर्ड है, वंदे मातरम की बात कर रहा हूं मैं। सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो सर नेशनल सॉन्ग का कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है सर। हाँ नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल सॉन्ग की कोई बात नहीं की गई। ठीक है जी, बात बहुत हिस्टोरिकल है, सिग्निफिकेंस है। और जो है सन्यासी रेबेलियन के टाइम पे जैसे मैंने बताया वो था। उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता था, गॉड सेव द क्वीन को प्रमोट करता था। क्या करता था, गॉड सेव द क्वीन को प्रमोट करता था। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्ले बहुत फेमस किया और उन्होंने लिखा, स्पॉन्टेनियस था, पोएम स्पॉन्टेनियस थी और उन आनंद में छपी और उसके बाद वो फेमस भी हो गई। वंदे मातरम सबसे पॉपुलर था, जिसकी बारे में हम बात करेंगे। 1896 में जैसे मैंने बताया वो वहां हुआ था। सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी ने इनको 1905 के सेशन में गाया था। सरला सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी ओके 1905 का सेशन जो था उसमें उन्होंने गाया। और कौन है सरला देवी चौधरानी, ये बहुत ही फेमस हैं सरला देवी चौधरानी। ये भी वुमेन नेशनलिस्ट, वुमेन रिवोल्यूशनरी, वुमेन थिंकर, आप ऐसा मान सकते हैं। बनारस सेशन में वो सबसे पहले गाने वाली मतलब महिला के तौर पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने गाया। लाला लाजपत राय ने एक वंदे मातरम नाम का जर्नल स्टार्ट किया था लाहौर से, और पहली पॉलिटिकल फिल्म इंडिया की जिनमें वंदे मातरम के उससे शुरू हुई वो भी किसने बनाई, हीरालाल सेन। फर्स्ट मूवी विच इज एंडिंग विद वंदे मातरम, पॉलिटिकल मूवी। ओके, ऐसे ही हम एक और नाम भी बोलते हैं, मातंगिनी हजरा। आपने नाम सुना होगा, मातंगिनी हजरा। ड्यूरिंग द रिवोल्ट, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने अपनी जान दे दी थी। उनके भी आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। तो वंदे मातरम तो पूरा अपने आप में एक पूरा अध्याय है। भीकाजी कामा वॉज द फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट मतलब इंडियन है वो, पहली इंडियन ही ऑब्वियसली। उन्होंने इंडिया का नेशनल फ्लैग जो है स्टटगार्ड जर्मनी, जैसा मैंने आपको बताया था, उसमें उन्होंने फहराया। उसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। पूछे। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना एक नेशनल एंथम बनाया सर। एंथम, यस सर, एंथम राष्ट्रीय सॉन्ग हो जो सकता है, राष्ट्रीय सॉन्ग कह सकते हैं उसको। नहीं दिल्ली सर, चलो ये कभी जनमन आओ, जनमन गण था। रविंद्रनाथ जो बनाया था उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जनमन गण गाया था उसी को हाँ काफी चीजें वो कहते थे कि इसमें काफी डिफरेंस है, मतलब जो ब्रिटिशर्स के लिए बोली गई है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सही है। क्या क्या, दोबारा बोलिए। सर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम बनाया था उसको वो प्रेफर नहीं करते थे कभी भी, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, तो उन्होंने उसमें काफी चेंजेस किए थे और उन्होंने खुद का अपना एक नेशनल एंथम बनाया था जो उन्होंने अपनी आर्मी के साथ गाया। हाँ ये आप कह सकते हो कि, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे पब्लिक फोरम में कि ये गलत है और बिल्कुल क्रिटिसाइज कर दिया। ऐसे तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अगेंस्ट भी नहीं होंगे, और गांधी जी को सबसे पहले फादर ऑफ आवर नेशन कहने वाले भी सुभाष चंद्र बोस ही थे, जबकि वो उनके आइडिया से इन्फ्लुएंस भी नहीं होते थे। तो वी कैन से यस देयर माइट बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, लेकिन पसंद नहीं आया या एकदम वो नहीं किया, ऐसा हम शब्दों का प्रयोग करने से थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि ऐसे हमें वो नहीं होता। ठीक है जी, मतलब उससे हमारा वो नहीं निकलता जो हमें एक्चुअली में वो करना है, जो हमारा व्यू पॉइंट है। इस पर हम जब आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट इट, और मैं ट्राई करूंगा उस पर थोड़ा सा वो करें, फोकस करें। तो महात्मा गांधी जी ने भी वंदे मातरम का सपोर्ट किया। ओके, और लेकिन उन्होंने जय हिंद, जय हिंद का जो नारा है वो उन्होंने उसको
प्रमोट करने की बात भी की, लेकिन जब उनसे बोला गया जय हिंद और वंदे मातरम में से क्या लें, तो उन्होंने बोला जय हिंद बोलिए, लेकिन वो जय हिंद और वंदे मातरम को आई थिंक डिफरेंट कम्युनिटीज के पर्सपेक्टिव से बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है। तो डिबेट किया गया और डिबेट होने के बाद जो है वंदे मातरम को राष्ट्रीय सॉन्ग के तौर पे लिया गया। और अभी भी हम देखते हैं कि पब्लिक में कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें आ जाती हैं, विच शुड नॉट हैपन। वंदे मातरम हैज गॉट ए ब्रॉडर कॉन्सेंस, उनमें शुरू में गॉडेस दुर्गा का उनमें स्मरण है, उनको प्रणाम है, तो आई थिंक दैट्स फाइन। इट शुड नॉट बी सीन फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, it should be seen from a broader perspective of devotion toward motherland, devotion toward your nation, which any given point of time is one of the highest and the supreme duty, more than even your own personal religious values. ऐसा आप कह सकते हैं वंदे मातरम के बारे में। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे सन्यासी आनंद मठ के अंदर इसकी बात की गई, और आनंद मठ जो है उन्होंने लिखा, और उस तरीके से आप कह सकते हो कि चेन, एक सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, एक चेन ऑफ चीजें शुरू होंगी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिवोल्ट होने वाले हैं, जैसे सन्यासी फकीर मैंने आपसे कहा, फिर उसके बाद चुआर रेबेलियन जैसे मैंने आपको बताया, रंगपुर एंड दिनाज रेबेलियन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हो एंड मुंडा अपराइजिंग होगी नॉर्थ ईस्ट में, वो भी मैंने आपको बता दिया, कोल अपराइजिंग नागपुर प्लेटू में होगी, वो भी मैंने आपको बता दिया, और डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स होंगे, लोकल लीडर्स होंगे, ब्रिटिश उनको पकड़ेगी, ब्रिटिश विल ट्राई टू सप्रेस एंड किल देम। ऐसे ही आपका जो है पागलपंथी रिवोल्ट होगा, एक पागलपंथी रिवोल्ट, पागलपंथी रिवोल्ट होगा। कौन चलाएंगे इसको? करमशाह चलाएंगे। उनका सन और सक्सेसर कौन है? टीपू। टीपू इज देयर सन एंड सक्सेसर। तो टीपू पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, उनका पूरा नाम था टीपू शाह। ठीक है जी। फिर उसके बाद टीपू किसको कैप्चर कर लेंगे? शेरपुर को कैप्चर कर लेंगे, और शेरपुर को कैप्चर करके रॉयल पावर्स अज्यूम कर लेंगे, and that is how there will be problem. Ahoms, (1828), we know very well that Ahoms revolt का one of the main reasons was that Anglo-Burmese war जो हुआ था, उसकी वजह से सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ओके, बिकॉज कंपनी ने पहले अहोम्स को क्या बोला? हमें रास्ता दे दो, हमें रास्ता दे दो, हम बर्मा जाएंगे, वापस आएंगे, वापस चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बाद में अहोम टेरिटरी से ब्रिटिश हटने को राजी नहीं है, एंड दैट इज वाई गोधर कंवर, क्या नाम है? गोधर कंवर, वो अपने आप को घोषित कर देंगे किंग, और जो है मार्च करेंगे। दे विल स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स रंगून, सॉरी रंगून बोला, रंगपुर। रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाएगा बिकॉज ब्रिटिश हैड सुपीरियर मिलिट्री। प्लस स्ट्रेटेजी। ठीक है जी। और ब्रिटिश क्या करेंगे? इनको सप्रेस करके पुरेंद्र नरेंद्र सिंह राजा जो होंगे, पुरेंद्र सिंह नरेंद्र, उनको जो है असम का नया राजा बना देंगे। ऐसे ही आपका खासी रिवोल्ट होगा, खासी रिवोल्ट, खासी हिल्स में, बिटवीन जयंता एंड गारो हिल्स, और ब्रिटिश यहां भी जो है रोड बनाएंगे, बेगार लेंगे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारियां ले लेंगे, बाहर से लेबरर्स आएंगे, बंगाली आएंगे, इंग्लिशमैन आएंगे। सो तीरथ सिंह द रूलर, खासी king will get very angry and he will fight against the British. He will be captured
you can say the revolt will be later on successfully suppressed. तीरथ सिंह इसके लीडर थे। फरैजी मैंने जैसे आपको नाम बताया था। अब अगर आप ब्रिटिश के एंगल से पढ़ोगे तो ये डिस्टर्बेंसेस ही कहलाएंगी। ब्रिटिश के एंगल से हम इसको डिस्टर्बेंसेस कहेंगे, अदरवाइज क्या ये रियली में डिस्टर्बेंसेस हैं? बताइए। नहीं सर, किसी ने मुझसे उस दिन पूछा था सबाल्टन हिस्ट्री, पूछा था ना? ये सबाल्टन हिस्ट्री है, ये जो सारी हम कवर कर रहे हैं अभी। सबाल्टन मतलब लोकल ग्रास रूट ग्राउंड लेवल, दैट इज कॉल्ड सबाल्टन। तो फरैजी सेक्ट, फरैजी सेक्ट, इट वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, फरीदपुर। क्या आज की डेट में फरीदपुर कहाँ है? बांग्लादेश। ठीक है जी। मूवमेंट किसके अगेंस्ट थी? लैंडलॉर्ड्स। इसको फॉलो कौन करेगा बाद में? दुदू मियां, his son, he is going to carry on this forward. What it is impacting? किस पे फर्क डाल रही है? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्केप। साथ में आप कह सकते हो, आर दे प्रमोटिंग एग्लिटेरियन फिलॉसफी? यस। Is it believing in one God, or even it is believing in the idea of uniformity or unity? Yes. Is it against zamindars? Yes. It is against their tax collection? Yes. Is it against Bengal government? Yes. Is it pro poor? जो भी शेयर क्रॉपर्स हैं, जो भी हैं, ठीक है जी, शेयर क्रॉपर्स। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। Am I audible to all of you, please? नहीं सर। हाँ राजीव जी, सचिन जी, कोई डाउट है तो बोलिए। सर गैलिटेरियन फिलॉसफी बता देते एक बार। इगैलिटेरियन फिलॉसफी का शब्द का मतलब है कि, इगैलिटेरियन फिलॉसफी का मतलब है कि, यहाँ के हिसाब से बता देता हूं। यहाँ के हिसाब से ये है कि भाई अब मान लो वो खुद मुस्लिम है, सो ही इज नॉट फोर्सिंग अदर्स टू बिकम मुस्लिम्स और टू फॉलो देयर फेथ। उनके फॉलोअर मुस्लिम हिंदू सब हो सकते हैं, लोअर कास्ट हो सकते हैं, पीजेंट्स हो सकते हैं, समझे? तो ऐसी फिलॉसफी को आप क्या कहोगे? गैलिटेरियन फिलॉसफी। इगैलिटेरियन फिलॉसफी। क्योंकि वो सोसाइटी की जो हायरार्की है ना, उसको ब्रेक करके, ब्रीच करके आ रहा है। ठीक है जी। हाँ बोलो, और बोलो, और कौन बोल रहा है? नहीं सर, बस यही सर। ऐसी खोंड अपराइजिंग, जैसे मैंने बताया, खोंड, चक्रा बिसोई जी थे। इसके रीजन क्या होंगे खोंड के? काला हांडी। सुना है काला हांडी जी किसी ने? हाँ सर सुना है। कहाँ है बताओ? अब ये मत कह देना इंडिया में। हाँ सचिन जी, सर राजस्थान। काला हांडी इन राजस्थान? उड़ीसा गजब, सर। गजब, महान हो तुम लोग। कौन बोला? उड़ीसा। शाबाश रोहित, ऑप्शन है ना तेरा? यस सर। शाबाश। काला हांडी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में ही बहुत पीछे है ये। तो काला हांडी हो गया। घुमसार,
उड़ीसा में एक जगह क्या है, घुमसार। सर गालांडी कहाँ पे बताया अभी ये? कालाहांडी उड़ीसा। अच्छा, गूगल कर रहे हो? हाँ नहीं सर, कर लो भाई। वर्ड समझ में नहीं आया था सर। कालाहांडी यार बड़ा फेमस है, इट इज ए केस स्टडी अपने आप में। नहीं, कालाहांडी जो उसके, कालाहांडी के जो बाद में जो था। आप समझ आ गया? हाँ जी सर। एक हो गया आपका सवारा रेबेलियन, सवारा, ये सारे याद होने चाहिए, ये कोई ना कोई घूम के आएगा ही आएगा। सवारा रेबेलियन, राधा कृष्ण दंड सेना, ठीक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन चक्रा बिसोई और वो जो सवारा रेबेलियन है, इनका वो देखेगा कि कनेक्टिविटी है, एक दूसरे को इंस्टिगेट कर रहे हैं, दैट इज हाउ इट विल बी देयर। संथाल का मैंने आपको बता दिया था, राजमहल हिल्स में है संथाल, और संथाल रेबेलियन विल बी द वन ऑफ द की, वन ऑफ द बिगर वंस। ये सारे के सारे कहाँ है, ईस्ट में है। अब वेस्ट का मैंने एग्जांपल आपको क्या बताया था, बताइए? वेस्ट, एक एग्जांपल बताओ वेस्ट का जो हमने किया है आज। हाँ, एक एग्जांपल बताइए जो वेस्ट का हमने किया है। कोल, वेरी गुड, यस थैंक यू कुलदीप जी। कोल, भील। अब भील का जैसे मैंने कहा आपसे, क्या है वो वेस्टर्न घाट्स में, भील भी वेस्टर्न घाट में। आप मैप बना लीजिएगा, इंडिया का मैप बना के कर लो। फिर जो है वो आपके पेशवा बाजीराव जी के बाद चीजें और शुरू हो जाएंगी। त्रिम्बक जी, एक लीडर का नाम क्या था, त्रिम्बक जी डांगलिया, त्रिम्बक जी डांगलिया। भील किसकी लीडरशिप में करेंगे, सेवराम, देयर इज अ लीडर कॉल्ड सेवराम, उनके उसमें करेंगे भील्स। तो ये सारे हमें बताना चाह रहे हैं कि कितना ऑपरेशन था। जैसे आप रयोतवारी वाले एरिया में आते हो, जैसे मतलब वाघेरा, गुजरात के गुजरात के एक एरिया में आते हो तो वाघेरा अपराइजिंग, वाघेरा अपराइजिंग हो जाएगा आपका ओखा मंडल में, ओखा, सौराष्ट्र रीजन, 1818 1819। so Waghera chief will be uprising against the fact that the ruler of Baroda, Gaikwad, वो इन पे ज्यादा इनसे एक्सट्रैक्ट कर रहा था, इतना देना बस की नहीं थी, तो दे रिवोल्टेड। सिमिलरली कच्छ रिवोल्ट, कच्छ रेबेलियन या कच्छ रिवोल्ट हुआ था, उसमें क्या हुआ जी, काठियावाड़ और सौराष्ट्र रीजन गिर गया इसके अंदर। ये वहां हुआ था, ठीक है जी। तो कच्छ जो है वो पेजेंट्स वो भी रिवोल्ट करेंगे, लेकिन बाद में ब्रिटिश उनको, हर जगह ब्रिटिश क्रश करता जा रहा है। कई जगह थोड़े टाइम के लिए कंसिलिएशन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ब्रिटिश जो है बिल्कुल ही दबा नहीं पाएंगे, दे विल बी एबल टू डू सो। ऐसे ही रामोसी राइजिंग में जो मैंने कहा, वेस्टर्न घाट्स रामोसी, तो एक लीडर थे चित्तूर सिंह, वो करेंगे। जब 1839 में राजा ऑफ सतारा, उनको हटाया जाएगा, उनका नाम था प्रताप सिंह, देन अगेन रिवोल्ट विल स्टार्ट। ओके, कोली अपराइजिंग, कोली, अब ये बार बार होती रहेंगी, 1820s 1830s 1840s, ये कोली होंगी। सूरत साल्ट एजिटेशन, एटीन 1844 से 1888, 1844 से 1848, नॉट 88, सॉरी, सूरत साल्ट एजिटेशन भी होगा। सिमिलरली कोल्हापुर रिवोल्ट, और एक एग्जांपल क्या है, सावंतवाड़ी रिवोल्ट। तो कोल्हापुर
ये लगा लीजिए जब से पेशवास खत्म होंगे तब से परपेचुअल रिवोल्ट के उसमें रहेगा। ठीक है जी। सतारा अपराइजिंग 1841, गडकरी रिवोल्ट। सो गडकरी हु वर द एक्चुअली हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास थी ये। वो भी रिवोल्ट करेंगे गडकरी, हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास। मराठा फोर्ट्स को कैप्चर करेंगे वो। अब होगा क्या, ब्रिटिश उनको सबको साइडलाइन कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, इसीलिए वो अटैक कर देंगे। सावंतवाड़ी भी इसीलिए करेंगे। तो ये सारा हो गया वेस्ट का, वो सारा हो गया था ईस्ट का। तो मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू वेस्ट का दे दिया, पूरा एक ओवरव्यू ईस्ट का दे दिया। जब हम साउथ की बात करते हैं तो राजा ऑफ विजयनगरम का एक रिवोल्ट आता है। राजा ऑफ विजयनगरम का रिवोल्ट होता है 1794 में। ठीक है जी, राजा ऑफ विजयनगरम, क्योंकि वो भी उनसे जो है बोला जाएगा कि कंपनी उनके एरिया को एक्वायर कर लेगी और राजा की टू ट्रूप्स को सब्सिडरी के अंदर डाल दिया जाएगा, डिसबैंड कर दी जाएंगी, एंड दैट इज हाउ राजा विल बी रिटिलेटेड। Raja will be retaliating, I should say, and then there will be a battle. Raja will be losing his life, and that is how his sacrifice will become important. Okay, कंपनी जो है देखेगी कि बार बार अपराइजिंग्स हो रही हैं तो बहुत जगह वो कंसिलिएटरी पॉलिसी अपना लेगी। दीवान वेल्लू थम्पी हमने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया था। दीवान वेल्लू थम्पी, ट्रेवेनकोर 1805। ऐसे ही जो है 1830s में मैसूर में रेबेलियन होगा आफ्टर द मैसूर स्टेट, दैट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, सरदार मल्ला के अंडर में। मापिला अपराइजिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देयर इज अ टर्म कॉल्ड पॉलीगर, पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया। पॉलीगर मीन जमींदार्स। ठीक है जी। तो कितने एरिया हमने कवर कर लिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, है ना जी। तो अब क्या रह गया हमारा, नॉर्थ रह गया, और हमने साउथ भी कर लिया। कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल बोले। मैं जानता हूं ये फैक्चुअल है, लेकिन इतना मिनिमम लेवल चाहिए, इसके आगे भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और प्रोसेस करना है, पर इतना तो पता होना चाहिए। हेलो, यस सर। कोई सवाल, कोई शक? नो सर। हाँ सर ये वीडियो रिकॉर्ड होती है सर आपकी हाँ यार, क्लासेज आपका? सर इनको ये ग्रुप में नहीं डलते सर, जो हमने प्रॉपर प्री टू एडवांस के कोर्स रखे इन्हें भी डलवा देते सर। एक मिनट यार, एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? जो ये वीडियो रिकॉर्ड होती है सर, जो आप हमें पढ़ाते हो, इनको हाँ ये जो हम कोर्स रखा प्री टू एडवांस का, हाँ, इसमें इन क्लासेज को भी अवेलेबल करा देते सर वहाँ पे। तो ये कौन सी क्लासेस हम क्या कर रहे हैं फिर, अवेलेबल नहीं होती? सर एप्लीकेशन पे होती है। एप्लीकेशन पे कि हम दोबारा देख सके सर। क्या कह रहा है सचिन? सर हम अभी कर पाते हैं, लेकिन कुछ रह जाता है कभी, तो हम दोबारा देख सकते हैं। आप ये क्लासेज हमें ऐप पे अवेलेबल हो सकती है सर, जब ये तो रिकॉर्ड होनी होगी। चाहिए ये तो यार, मेरा वही है नहीं सर। हाँ सचिन क्या बोल रहे हैं? राजू, अवेलेबल है सर। सचिन जी अवेलेबल है, कह तो रहे हैं यार ये। सर मैंने ढूंढा था, मिला नहीं। चलो मैं अरे सचिन जी को ही मदद कर दो, तुम अकेडमी में फोन करके पूछ लो भाई, ये सब तो होना ऑलरेडी है। मुझे मुझे मैसेज किया जा रहा है, ऑलरेडी है, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं। ओके सर। आपको सचिन जी ढूंढो, नहीं मिलेगी तो फिर बताओ। ओके सर। हाँ देखिए, ये पॉइंट ये है कि इनके ईयर याद मत करो, लेकिन ईयर सीक्वेंस से तो पता हो। अब यूपीएससी क्या करेगा, जो साल देगा वो साल बहुत ऊट पटांग देगा, समझे। वो इतना ऊट पटांग होगा कि अगर आपने बिना दिमाग के काम किया तो बात दूसरी है, दिमाग से करोगे तो 1 सेकंड में पता लग जाएगा।
तो साल याद नहीं करने, 1780s में हो रहा है, 1820s में हो रहा है, ये मराठा के आने के बाद हो रहा है, ऐसे समझना है। रादर देन आपने जो है कुंजी उठाई और सारे के सारे साल एक साथ देख लिए, तब तो कुछ ना होने वाला। कोई भी रेबेलियन जो बार बार हो रहा है उसका साल आ ही नहीं सकता, समझे? अब दीवान वैल्यू थम्पी है 1805 है तो 1805 ही रहेगा उसका। तो अब हम कूका और नामधारी रिवोल्ट करेंगे, उसको देखेंगे हम। बेसिक अभी बता देता हूँ, कूका और नामधारी का भी थोड़ा सा बाद में भी कवर कर लेंगे। तो 1857 से पहले के मोटे मोटे हमारे सारे कवर हो जाएंगे, मोटे मोटे, ये तो पता ही होने चाहिए। अब कूका नाम है यानी कूक, कूका यानी हाँ कूक, कूका यानी कुक, कूक यानी कि बोलना, आप समझे? जैसे कोयल बोलती है। कोयल तो नहीं यार, ये बोलते थे कूक, मतलब होता है जैसे जगराता में आप जयकारा लगाते हो, वो है एक कूक। कोयल वाला कूक नहीं है ये एक पॉजिटिव कूक है। जब सिखिज्म को बोला गया सिखिज्म धर्म में बहुत ज्यादा करप्शन आ गया है, आपने अपनी ओरिजिनल और सिंपल वैल्यूज खो दी हैं, आपने जो है बाबा गुरु नानक देव जी के जो विचार थे उनको आपने त्याग दिया है, और आप जो है अभी नॉन वेजिटेरियन प्लस इमोरल एक्टिविटीज को नॉर्मल मानते हो, तो उनके अगेंस्ट है ये। यानी सिख धर्म को प्योर करना चाहते हैं। इनके फॉलोअर हिंदू भी होंगे, लोअर कास्ट मुस्लिम भी हो सकते हैं, पीजेंट कम्युनिटी भी फॉलोअर होगी, लेकिन दे ऑल विल बी वेजिटेरियनिज्म, कंप्लीटली वेजिटेरियनिज्म। तो ये बूचर कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाएंगे, बूचर हो गया या जो भी वायलेंट थोड़ा बहुत होगा चीजें, उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। ओके, भगवान का नाम लेते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो गया रिलीजियस रिफॉर्म का, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। शुरुआत किसने की? भगत जवाहर मल ने। उसके बाद आया बाबा बालक सिंह, और फिर जो सबसे फेमस हुए बाबा बालक सिंह के बाद, वो हो गए आपके, कौन हो गए? बाबा राम सिंह। तो ब्रिटिश विल बी थ्रेटेंड कि 1840 के बाद से जब ये चीजें शुरू हो जाती हैं, अभी हमने वहाबीज की बात नहीं की है, वो हम कल करेंगे। 1840 के बाद जब ये शुरू हो जाते हैं, या रिवोल्ट के बाद देखेंगे, 1857 रिवोल्ट के बाद, क्योंकि पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आज हमने जितना किया वो अकेला क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, और जो हमने सारा किया उसमें से भी आने के चांस रहते हैं। तो ऐसे आपको समझना है। तो अब हुआ कि 1840s में जब ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो इट इज प्रमोटिंग वर्शिप ऑफ वन गॉड, it is promoting vegetarian life, it is promoting sincerity, it is promoted moral life, it is promoting Indian culture, it is promoting value based ideas, it is attacking caste system, it is attacking sati, it is attacking child marriage, it is promoting widow remarriage, it is against female infanticide, it is promoting anand marriages, it is promoting simple living। तो ये सारी ब्रिटिश को पसंद आएगी बात कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। बस ब्रिटिश विल लुक फॉर एक्सक्यूज कि इसको ब्रेक कैसे किया जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर इज द बेस्ट थिंग। जब किसी चीज को खत्म करना है तो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक पीस, इन सब के नाम के ऊपर इसको अटैक किया जाएगा। बाबा राम सिंह को जो है वो बोला जाएगा कि आपके लोग, आपके फॉलोअर रिलीजियस इनटॉलरेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? रिलीजियस इंटॉलरेंस। हाँ, अपने धर्म के नाम के ऊपर दूसरे धर्म को दबा रहे हैं। कोई काऊ प्रोटेक्शन की बात करेंगे ये लोग, तो इन सब के नाम के ऊपर थोड़े बहुत जो है स्क्रिमिशेस हो जाएंगे, क्लैश हो जाएंगे। राजकोट में, अमृतसर में जो होली प्लेसेस हैं, राजकोट भी वेजिटेरियन सोसाइटी होगी। तो इसके वजह से राम सिंह को पकड़ लिया जाएगा, बाबा राम सिंह को, और उनको बर्मा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ही विल बी डिपोर्टेड टू बर्मा इन 1872।
तो 1840 से चालू हुई, 17 से हुई। इसका वायलेंट सप्रेशन होगा 1870s में, लेकिन लोगों की मेमोरी से, पंजाब की मेमोरी से जाने वाला नहीं है ये। गदर मूवमेंट की बात करो चाहे जलियांवाला की बात करो, भारत और पंजाब इसको भूलेगा नहीं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम एक बात कहें, अब हम बात कर लेते हैं 2 मिनट नेचर की। तो जो ये अपराइजिंग जितनी भी हमने की, what is their immediate aim? Are they only looking for removal of the British, or are they looking for removal of whether British और जमींदार जो भी exploitative है दोनों हट जाए? दोनों हट जाए। दोनों हट जाए। They are against both. They are against exploitative जमींदार, they are against the exploitative British rule. दूसरा, they want to become modern or they want to go to their past conditions. Some people want to modern condition and some people wants to past condition. But majority would love to go to their own systems. Okay, majority would love to go to their own systems, past conditions. Okay, is it having a popular character? It is having a elite character. What kind of character it is having? What kind of character it is having? Popular character. Thank you, Kuldeep. Yes. Is it having local leadership? It is having local leadership, or is it having a centralized leadership, or it is having a, you can say, very, very popular leadership? Local leadership. Is it all India in character, or is it regional in character? Regional character. Is it having any ethnic ties, ethnic values, or it is having a no relation with the different communities? It is believing in ethnic ties. बताओ। Ethnic value. हाँ, it is believing in the ethnic values. It is believing in ethnic ties. It is unequal. It is unequal. Can we say it is unequal? No, sir. It is not unequal when we compare it with the British. कोई अनइक्वल नेचर नहीं है दोनों का, बताइए। सर ब्रिटिश से कंपेयर करेंगे या फिर मतलब पूरी उसमें सोसाइटी का सब कुछ उसमें? नहीं, सोसाइटी से क्यों कंपेयर कर रहे हो आप? कैरेक्टर की बात करोगे तो उसका दुश्मन कौन है? ब्रिटिश है। तो व्हेन कंपेयर टू ब्रिटिश दे आर हैविंग अनइक्वल कैरेक्टर। यस। हाँ, तो यही बात है, उनके पास पावर ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, तो हम तभी तो आप दिखा पाएंगे कि बराबर की लड़ाई नहीं है। Is it localized in nature, isolated? Is it isolated in nature, or it is having a very very ऐसे करके सब जगह हो रहा है? ये सब जगह हो रहा है। सब जगह हो रहा है। It is isolated in nature, or it is having, you can say, all India impact. बट सर कुछ जगह होंगी जो मतलब आइसोलेट रहेंगे। जगह नहीं होती आइसोलेट यार, मतलब सॉरी, कुछ प्रोविंसेस होंगे या फिर कुछ प्लेसेस होंगे जो कि आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पर ना जगह नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब होता है जब कोई चीज होती है तो वो चाहे वहां पर तो 100 किलोमीटर में फैल गई, लेकिन वो पूरे भारत में नहीं असर कर पाएगी, तो उसको आइसोलेटेड कहेंगे। आइसोलेटेड का मतलब ये नहीं है कि वो एक कोने में जंगल में सैटेलाइट भी नहीं ढूंढ पाएगी उसको। आइसोलेटेड का मतलब ये नहीं तुम जो झाड़ियों के पीछे जाके करते हो वो। आइसोलेटेड का मतलब है कि भाई सबको वहां तो पता है, जैसे अब जो यूक्रेन है, यूक्रेन का वॉर जो हो रहा है, आज से 100 साल बाद उसको क्या कहा जाएगा? आइसोलेटेड वॉर, आइसोलेटेड इवेंट कहा जाएगा, आइसोलेटेड वॉर है। और आज की डेट में आइसोलेटेड कह दोगे? नो सर, आज की डेट में हम आइसोलेटेड नहीं कहेंगे, अभी तक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तक बात हो रही है ये कर देंगे वो कर देंगे ये हो जाएगा, पर 100 साल बाद जब वॉर खत्म नहीं हुई ना सर अभी तक, इसलिए नहीं, वॉर खत्म नहीं हुई है, वॉर फैली नहीं है, फैली भी नहीं, खत्म नहीं, फैलने की ये बात हो रही है। ठीक है सर, इकोनॉमी पे भी तो इम्पैक्ट आता है, तो उससे भी आइसोलेशन खत्म होगी उसकी, यूक्रेन वॉर। क्या क्या दोबारा बोलो सर, इकोनॉमिक इफेक्ट भी डालती है ना? हाँ बिल्कुल डालती है। तो आइसोलेशन तो उसी पॉइंट पे खत्म होगी फिलहाल,
प्रेजेंट टाइम के लिए, चाहे फैले ना फैले, इफेक्ट तो डाल ही रही है। भाई वो करेंगे आज की उसको। डेट में हो रही है ना, आज ग्लोबलाइजेशन है, आज तो फर्क हो ही रहा है। अब आई यूक्रेन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डिप्रेस हो रहे हैं, ना उनके घर से कोई गया मेडिकल साइंस पढ़ने, ना कुछ गया, लेकिन डिप्रेशन तो आ रहा है, नेगेटिविटी तो आती है, पूरे समाज में एक भय तो फैलता है। यस सर, तेल के रेट बढ़ गए सर। हाँ, कितने हो गए भाई? है राजीव? सर 97 समथिंग हो गए सर। ध्यान एकदम बिल्कुल ध्यान रखो, कुछ छोड़ना नहीं है, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इंटरनेशनल रेट बढ़िया सर। जो पहले बैरल हम $75 का खरीदते थे, अब वो $100 का पहुंच गया था एक दिन तो बीच में, अब बीच में 120 भी टच कर गया था। लेकिन इसका हमारे एग्जाम से क्या लेना देना, बढ़ते रहे सर, जितने मर्जी, तुम्हें क्या यस है? तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए, अखबार में तुम अगर ये सब पढ़ते हो ना तो लास्ट में हुक्का भरोगे। क्या मतलब है इन सब से? कहाँ, छोड़ो ये सब बेकार की चीजें, ये सब जो पढ़ेगा वो ये, अगर मैं अभी 5 नाम पूछ लूं जो हमने बोले हैं, तो तुम बता दोगे मुझे? है भाई? पता नहीं क्या क्या याद जो करते अभी हैं। पूछे, जो अभी सर पूछे थे, जो अभी पहले लिखवाए थे आपने। हाँ, लिखवाए हैं जो मैंने। हाँ सर, बता दें। चल आंख बंद कर ले, बता चक्रा बिसोई कहाँ था? सर चक्रा बिसोई, हाँ, कालाकांडी। गोधर कुंवर कहाँ था, ये बता। चल एक ही पूछेंगे तेरे से बस, बता। अब इतनी देर थोड़ी ना होती है, इतना टाइम नहीं है, तो फोकस करके पढ़ लो, ये सब छोड़ दो। कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ऐश्वर्या राय ने क्या किया, कैटरीना कैफ ने क्या किया, गंगूबाई काठियावाड़ी आई है, ये सब से एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर। तो हमने एक पूरा ओवरव्यू ले लिया, हमने एक पूरा वो कर लिया। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव में पास हुए कि फेल हुए? जो ऑब्जेक्टिव उसमें पास हुए कि ये फेल हुए? एक तरह से सर सिमिलर रहा, जो उनका प्रोस्पेक्टिव था उसमें वो मतलब पास ही हुए सर। पास हुए कि फेल हुए? ऑब्जेक्टिव में पास हुए कि फेल हुए, हाँ कि ना? फेल हुए ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव तो एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करना था, कहां कर पाए, तो फेल हो गए उसके अंदर। तो लोकल थे नेचर में, सारे के सारे ट्राइबल जो जितने रिवोल्ट थे, क्या वो यूनाइटेड थे एक दूसरे के साथ? नहीं थे। लेकिन क्या फायदे क्या हुए रिवोल्ट करने के, कोई फायदे भी हुए क्या? बताओ क्या यस क्या सर। फायदे हुए? फायदे बताओ जल्दी से, सो दैट वी कैन फाइंड। सर फायदा ये हुआ कि सबको मतलब इस चीज के बारे में धीरे धीरे जागरूकता हुई आई सबके अंदर। और और सर हाँ, सारे जितने भी रिव्यू बिल्कुल सिस्टम जितना था रिफॉर्म हुआ। कॉन्शियसनेस आई, और क्या हुआ? रेवेन्यू सिस्टम रिफॉर्म हुआ सर। थोड़ा सा ब्रिटिश ने भी जो है ना, ब्रिटिश की पॉलिसीज में भी फोर्स हुआ, रिफॉर्म आया हल्का सा। और क्या बोला आपने? रेवेन्यू सिस्टम सर। हाँ, रेवेन्यू सिस्टम में रिफॉर्म आए, थोड़े बहुत आए, देर से आए। और कुछ? और नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर भी बाद में इनको इंस्पिरेशनल तरीके से देखा जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके सारे के सारे ट्राइबल्स, मैंने आज इसको कंप्लीट कर दिया। इनके सिग्निफिकेंस है प्री 1857 रिवोल्ट्स की, हमने ट्राइबल्स वाले पूरे कवर कर दिए, और कुछ प्रेजेंट भी हैं वो भी हम कल कवर कर देंगे, और हम फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 को भी कवर कर देंगे। ओके, ओके सर। कोई डाउट, कोई सवाल? नो सर। हाँ, भूपति जी, सचिन जी, वैभव कहाँ चला गया? और बताइए और कुछ। ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। जब आप मुझे थोड़ा और सपोर्ट करेंगे तो मैं लेवल को और उठा दूंगा।
Anybody wants to say something? अब रोहित, नो सर। यस सर। कौन सी क्लास बोली थी यार मैंने तेरे को? 7th 8th सर। 8th तो हो गई वो पूरी, या बुखार है? तू कैसे करेगा उसको? सर मैं कर दूंगा, मुश्किल से 2 घंटे के अंदर ग्रुप में आ जाएगी सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर आज आपकी तबीयत ठीक ना हो तो कल कर देना, करना ठीक से, आपका फायदा होगा। नो सर, मतलब मैं कर दूंगा सर, आ जाता हूँ। मिस नहीं करना है। नई वाली Yes, है ना, नई एनसीईआरटी है ना 8th की? यस सर, इसमें 10 चैप्टर है सर। हाँ तो सारे चैप्टर्स में से जो भी काम के फ्रेज, जो भी फोटो, जो भी मैप, सब निकाल ले। हैं? यस सर, यस सर। आई विल गो थ्रू इट। और जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चंस दिए थे जो, उनके आंसर्स तो ऐसे ही हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड आंसर थे, लेकिन आप क्वेश्चंस को जरूर पढ़ो। यस सर। और अपने आंसर लिख के आप इंस्टीट्यूशन में दीजिए, नाम लिख के, और Yes, उसको sir. सबमिट करो, ठीक है? यस। और मैं क्या बताऊं, 8th वाला तो करो पहले, फिर आगे देखते हैं, ठीक है? ठीक है ना जी भूपति जी? हेलो भूपति जी। जी सर। हाँ भाई ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू टुमारो। ओके सर, बाय। बाय बाय। ठीक है सर। You too. Thanks, dear.